अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार हुआ? कौन इसके मुख्य जनक थे और किस तरह से समय समय पर इसके सिद्धांतों का निर्माण हुआ? इन सब की जानकारी के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और वो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस के आधार पर बात करेंगे और यह पार्ट 1 होगा 12वीं क्लास के समष्टि अर्थशास्त्र का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक प्रणाली के समुच्चय की। आर्थिक प्रणाली के समुच्चय का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका एक बॉडी होता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम, आपकी बॉडी यदि इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चलाते हैं। जैसे नसें होती हैं, जैसे ब्लड है, सेल्स हैं, मसल्स हैं। ये आपकी बॉडी के समुच्चय हैं, एग्रीगेट्स हैं। इनके बदलने पर आपकी बॉडी में बदलाव आता है। इसी तरह से कुछ इकोनॉमिक सिस्टम के भी एग्रीगेट्स होते हैं जिनसे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, जीवित रहता है। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड्स की बात करेंगे। समग्र मांग, यह भी एक आर्थिक समुच्चय है। एडी मांग क्या होती है? मांग से हमारा मतलब होता है जब हम किसी सेवाओं या वस्तु या सेवाओं की हम मांग करते हैं, वो मांग है। यदि आप किसी बिस्किट के ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो आपकी डिमांड है, वही एक्सपेंडिचर आपकी डिमांड है। यदि हम समग्र मांग की बात करें तो जब यह शब्द समग्र जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है सारा का सारा। तो एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है वह समग्र मांग होगी। यानी कि इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग से है। इसे हम एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल व्यय से है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं सेवाओं की खरीद पर किया गया व्यय है, उसी के जोड़ को समग्र मांग कहा जाता है। दूसरा है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति यानी कि एएस, एग्रीगेट सप्लाई। समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो जिस तरह से मांग के बारे में हमने बात की, उससे पहले हम पूर्ति के बारे में बात करते हैं। तो पूर्ति का मतलब क्या है? जो भी प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है और जब वह उसे बेचता है, जब वह उसे मार्केट में लेकर आता है तो उसकी कुछ कीमत होती है। तो इसका मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनका जो भी बाजार मूल्य होगा वह समग्र पूर्ति कहलाई जाएगी। तो अगर 10 वस्तु का उत्पादन हुआ है और प्रत्येक वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो यानी कि 100 रुपये के टोटल उत्पादन किया गया है। अगर उसका बाजार मूल्य 100 रुपये है तो हम कहेंगे कि 100 रुपये की वस्तुओं की पूर्ति की गई है। तो इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सेवाओं की कुल उत्पादन से है। इसका आकलन एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य द्वारा किया जाता है। आगे समग्र उपभोग, कंजम्पशन क्या होता है? तो कंजम्पशन का मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पे जो उपभोक्ता वस्तु होती है, जो उपभोक्ता सेवाएं होती हैं, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है, ऐसे वस्तुओं पर किया गया वह ही उपभोग कहलाता है। तो वस्तुओं अपनी उपभोग के लिए किया गया वह समग्र मांग माना जाएगा। यानी कि इसका अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग से एक लेखा वर्ष के दौरान उपभोक्ता वस्तु पर किए गए कुल व्यय के रूप में इसे माना जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग, कुल वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से जितनी भी वस्तुएं, जितनी सेवाओं का उपभोग किया जाएगा, उसके जोड़ को समग्र उपभोग कहेंगे। समग्र निवेश, निवेश का मतलब होता है जब हम ऐसी वस्तुओं पर, ऐसी उत्पादक वस्तुओं पर व्यय करते हैं
जिनसे हमारे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो तो वह निवेश कहलाता है। तो समग्र निवेश क्या होगा? जब सभी उत्पादकों द्वारा किए गए ऐसी वस्तुओं पर व्यय जो उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता हो। यानी मान लीजिए एक उत्पादक है, उसके पास अभी 10 लाख रुपए की मशीनरी है, यानी कि 10 लाख रुपए की पूंजी है। यदि वह 5 लाख रुपए और खर्च करता है तो उसके पास 15, पहले स्टॉक उसके पास 10 लाख की मशीनरी का था, अब उसके पास 15 लाख की मशीनरी होगी। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का निवेश हुआ है। तो स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है? 5 लाख की मशीनरी का, एक उत्पादक का। इसी तरह से सभी उत्पादों की पूंजी में जो वृद्धि हुई होगी उसे समग्र निवेश के रूप में माना जाता है, जोड़ा जाता है। घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, देखिए सबसे पहले तो जब हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो उसमें एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि हम कारक आय को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम तो किसको जोड़ते हैं? कारक आय। केवल कारक आय को ही जोड़ा जाता है। और डोमेस्टिक जुड़ा हुआ है तो आय से यहाँ पर मतलब है कारक आय से, जो कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त की गई हैं। कारक सेवाएं क्या होती हैं? कारक सेवाओं से मतलब है कारक सेवा। तो कारक सेवा से प्राप्त होती है कारक आय। फैक्टर सर्विसेज से फैक्टर इनकम मिलती है। फैक्टर सर्विसेज होती हैं श्रम, लेबर, जो आप कोई आदमी किसी के पास काम करने जाता है या खुद का काम करता है, उसे श्रम में गिना जाता है। श्रम। भूमि, पूंजी और उद्यम वृत्ति। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 सेवाओं के द्वारा ही जो आय अर्जित की जाती है वह कारक आय कहलाती है। जैसे कि अगर आप कहीं श्रम करते हैं, कहीं का जाके काम करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मजदूरी मिलती है। यदि आप मजदूरी नहीं मिलती तो आपको वेतन मिलेगा। मजदूरी डेली वेजर्स को मिलती है, जो रोज के दिहाड़ी पे काम करते हैं। वेतन जो महीने भर का पैसा एक साथ लेते हैं तो उनको वेतन मिलता है। भूमि से आप, भूमि भी एक तरह की कारक सेवा। भूमि से आपको क्या प्राप्त होता है? भूमि से आपको प्राप्त होता है किराया। पूंजी से आपको क्या प्राप्त होता है? मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, तो आपकी पूंजी है। 10,000 रुपए आप किसी को जाके देते हैं और ब्याज पे लगाते हैं, तो आपको बदले में क्या मिलता है? उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। आपको 10,000 रुपये तो अपने मिलेंगे ही मिलेंगे बदले में, लेकिन आपको एक महीने के हिसाब से 1,000, 1,200, 1,500 जो भी डिसाइड हुआ है ब्याज, वो मिलेगा। तो आपको पूंजी के बदले आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। उद्यम वृत्ति, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जैसे किसी की फैक्ट्री होती है, जैसे मुकेश अंबानी साहब है, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनको बदले में मजदूरी नहीं मिलती, उनको बदले में ब्याज नहीं मिलता, उनको वेतन नहीं मिलता है कोई, उनको मिलता है लाभ। उनकी जो फैक्ट्री है वो लाभ कमाती है और फिर उस लाभ से वो है अपने मजदूरों को वेतन देती है। तो इस तरह से ये 4 जो आय है, इस 4 तरह की आय को ही हम कारक आय में जोड़ते। तो एक नेशनल इनकम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक घरेलू सीमा के अंदर, यदि यह भारत की घरेलू सीमा, हम मान लेके चलते हैं कि अगर यह भारत की घरेलू सीमा है, मान लीजिए जैसे कि आप इस घरेलू सीमा के अंदर जो भी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा है उसके अंदर अर्जित किए गए इन कारक आय के कुल जोड़ को हम घरेलू आय कहते हैं। इससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में सृजित आय से है, इसे कारक आय के कुल जोड़ के रूप में मापा जाता है। तो केवल कारक आय के जो हम कुल जोड़, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी कारक आय का जोड़ होगा, जितनी भी कारक आय का सर्जित होगा, उसके कुल जोड़ को हम घरेलू आय कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि के अंत में किसी वस्तु और सेवाओं की कीमत का सूचकांक क्या है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज पिछले साल 10 रुपए की थी, यदि इस साल के अंत में उसकी कीमत 12 रुपए है तो वह उसकी कीमत के सूचकांक को दिखाएगी कि इसमें 20% की वृद्धि है।
तो ये जनरल प्राइस लेवल एक इकॉनमी में किसी प्राइस को, किसी कमोडिटी के प्राइस को, किसी वस्तु के प्राइस को दिखाता है। क्या महत्व है इसका, इन सब का? तो समग्र मांग का मतलब यह है कि यदि समग्र मांग जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जीडीपी शो करेगी। जीडीपी ग्रोथ को वह दिखाता है। लोगों के पास उतनी ही अच्छी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को दर्शाता है। एएस का मतलब यह है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई जितना अधिक होगा, आर्थिक समृद्धि उतनी अधिक होगी, यानी कि उत्पादन क्षमता उतनी अधिक होगी, उत्पादन उतना अधिक होगा, रोजगार उतना अधिक होगा। समग्र उपभोग लोगों के परचेजिंग पावर को, क्रय शक्ति को दिखाता है। जितना ज़्यादा समग्र उपभोग यानी कि लोगों के पास खर्च करने की क्षमता उतनी अधिक है। समग्र निवेश जितना अधिक होगा एक अर्थव्यवस्था के अंदर, उत्पादन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि समग्र उपभोग से पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, यानी मशीनरी में वृद्धि होती है। जैसे ही मशीनरी में वृद्धि होगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। घरेलू आय में वृद्धि आपकी जीडीपी में ग्रोथ को दर्शाता है। और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि या कमी, या जो कीमत सूचकांक होता है वो किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर को दिखाता है। यदि कीमत सूचकांक अधिक जा रहा है, मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे यह दर्शाया जा रहा है, वहाँ ये दर्शाता है कि उस अर्थव्यवस्था में लोगों का जो जीवन है वह नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वस्तुएं महंगी हो रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। ठीक, आगे देखिए। किसी एक अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, किन आधार पर उनका प्रकार बांटा जाता है? तो वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वस्तुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं का वर्गीकरण, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु का वर्गीकरण, और एक होता है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु का वर्गीकरण। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ये हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन रेखा की सीमा रेखा को, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। देखिए, इस तरह से समझिए, किसी भी चीज के उत्पादन की एक सीमा रेखा होती है। मान लीजिए अगर आपको एक शर्ट का उत्पादन करना है तो उसकी भी एक सीमा रेखा होगी उत्पादन की, यानी कि पहले आपको कॉटन मिलेगा, कॉटन होगा, कॉटन से आपका कपड़ा बनेगा, कपड़ा से जब वह टेलर के पास जाएगा तो फिर उससे शर्ट बनाई जाएगी, जब वह शर्ट, उसमें बटन लग जाएंगे, उसमें स्टिकर लग जाएंगे, उसमें टैग लिस्ट लग जाएगा, उसमें पैकिंग हो जाएगी, तो फिर उसका एक बॉक्स बनेगा। और उसके बाद उसमें जब वह दुकान वाले के पास जाएगा तो फिर उसमें किसी और तरह का उत्पादन नहीं हो सकता। तो इस तरह से समझिए कि एक शर्ट की भी एक उत्पादन की सीमा रेखा है कि इस रेखा के बाद, यानी कि पैकिंग के बाद उसमें और किसी तरह का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो ये जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है। तो सबसे पहली बात, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन रेखा को पार कर चुकी होती है। यह अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती है। अब ये जो शर्ट बनी है ये दुकान पे क्यों गई है? कि इसे जो भी उपभोक्ता है वह उसे खरीद सके। इससे पहले, ये पैकिंग होने से पहले या बटन लगने से पहले या जब शर्ट बनने से पहले, क्या उपभोक्ताओं के लिए ये बनकर तैयार थी? नहीं। जैसे ही इसने सीमा रेखा को पार किया, यह उपभोक्ता के लिए, अंतिम उपभोक्ता के लिए, दुकान वाले के लिए भी एक इस्तेमाल के लिए तैयार थी, लेकिन दुकान वाला बेचता है उपभोक्ता के लिए, तो अंतिम उपभोक्ता उसका एक कंज्यूमर हुआ, तो अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार होती है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वह अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती है। अंतिम प्रयोगकर्ता कौन हो सकता है? अंतिम प्रयोगकर्ता भाई एक उपभोक्ता भी होता है और एक उत्पादक भी हो सकता है। एक उपभोक्ता कैसे होगा अंतिम? तो देखिए, अब
मशीनरी की अगर आप बात करते हैं किसी फैक्ट्री में बनने वाली मशीनरी की, जो मशीनरी का इस्तेमाल उत्पादक करता है, तो उसके लिए वह वो अंतिम उत्पादक वस्तुएं हुई, अंतिम उत्पादक वस्तुएं। और अंतिम भोक्ता वस्तुएं कौन सी हुई, जैसे कि दूध, तो उसका प्रयोग उपभोक्ता करता है अंतिम वस्तु के रूप में। उत्पादक मशीनरी का, या मान लीजिए कोई टेलर है, तो टेलर के लिए जो मशीन होगी वह उत्पादक वस्तु ही, टेलर के लिए जो सिलाई मशीन हुई वह एक उत्पादक वस्तु ही, तो हम उसे कहेंगे अंतिम उत्पादक वस्तु। वही अगर मान लीजिए आपके घर में खरीदी जाती है, घर में छोटी मोटी सिलाई करने के लिए, तो वह आप उपभोक्ता के तौर पे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो गई अंतिम उपभोक्ता वस्तु। तीसरी चीज कि अंतिम वस्तुओं में, यानी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। तो अंतिम वस्तु होती है जो सीमा रेखा को पार कर चुकी होती है और अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार होती है। अब आप बताइए, जब यह अंतिम उपभोक्ता के लिए दुकान वाले के पास जाएगी और अंतिम उपभोक्ता इसे जब खरीदेगा, तो क्या उसके बाद इसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन होगा? नहीं हो सकता। देखिए, कॉटन मान लीजिए 50 रुपये का कॉटन था, कॉटन से जब कपड़ा बना तो वो 100 रुपये का हो गया, कपड़े से जब शर्ट बनी तो वह 300 रुपये की हो गई, और 300 रुपये शर्ट जब बनी और जब दुकान वाले के पास गई तो दुकान वाले ने उसको जोड़कर अपना मार्जिन जोड़ के 450 रुपये में बेचा। जब अंतिम उपभोक्ता ने उसको खरीदा तो क्या 450 रुपये में उसके बाद ये अंतिम उपभोक्ता उसमें किसी तरह की मूल्य वृद्धि कर सकता है? नहीं कर सकता, उल्टा इसकी वैल्यू और कम होगी। तो 3 चीजें होती हैं अंतिम वस्तुओं में, क्या कि ये वस्तुएं होती हैं उत्पादन रेखा को पार कर चुकी होती है, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती है और इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। दूसरा वर्गीकरण, जैसे मैंने आपको बताया, उत्पादन वस्तु, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, ये पहला वर्गीकरण है जो 2 आधार पर बांटता है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन रेखा को अभी पार नहीं किया होता, जिन्होंने, अब देखिए ये उत्पादन रेखा है ना, क्या कह रहा है कि उत्पादन रेखा को पार नहीं किया, यानी कि इस तरफ वाली जो वस्तुएं हैं, यानी कि एक शर्ट का कपड़ा, क्योंकि उत्पादक यहाँ पे टेलर है, जो दर्जी है वो यहाँ पे उत्पादक है। उत्पादक ने अपने उत्पादन के लिए, इस उत्पादन के लिए जो जो चीज का प्रयोग किया होगा, सब उत्पादक, सब मध्यवर्ती वस्तु है भाई। ये सब जो सीमा रेखा के अंदर है उत्पादन में, वो सब मध्यवर्ती वस्तु है। ये वे वस्तुएं होती हैं जो सीमा रेखा को अभी पार नहीं किया होता, इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। अब देखिए, इन सभी में मूल्य वृद्धि हुई है। जैसे मैंने आपको दिखा, कॉटन 50 का था, उससे जब कपड़ा बना तो 100 रुपये का हो गया, कपड़े से जब शर्ट बनी तो 300 रुपये की हो गई, पैकिंग हुई तो 450 रुपये की हो गई। तो इनमें मूल्य वृद्धि की जा सकती है। तीसरी चीज है, यह वस्तु अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। अब बताइए, बिना बटन लगे कोई शर्ट को खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। तो ये अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं या पता होने चाहिए। पहली बात तो ये कि एक ही वस्तु अंतिम व मध्यवर्ती हो सकती है। एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए आप दूध का। यदि आप दूध का इस्तेमाल अपने घर में कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड के दूध का इस्तेमाल आप अपने घर में कर रहे हैं, तो आपके लिए अंतिम वस्तु है। ठीक बात है, क्योंकि अंतिम प्रयोगकर्ता आप हुए उसके। लेकिन अगर उसी ब्रांड के दूध का इस्तेमाल अग्रवाल स्वीट का ऑनर करता है मिठाई बनाने के लिए, तो वो उत्पादक हुआ और उसके लिए वह वस्तु मध्यवर्ती हुई। यानी क्योंकि मिठाई जब बनकर तैयार हो जाएगी, अपने सीमा रेखा से पार हो जाएगी, उसके पहले वह एक दूध के रूप में होगी, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसे पकाया जाएगा, तो वो है दूध अभी मध्यवर्ती वस्तु होगी। उसी दूध की कीमत बढ़ा के वह जब बेचता है मिठाई के फॉर्म में, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो एक ही वस्तु
अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी। अंतिम वस्तु वो तब होगी जब उपभोक्ता उसका इस्तेमाल करेगा, और मध्यवर्ती वस्तु जब होगी जब उसका इस्तेमाल उत्पादक करेगा। तो एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु हो सकती है। दूसरी चीज आपको यह बात याद रखनी है कि हमेशा अंतिम वस्तुओं को ही नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में की गणना में जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ा जाता। क्यों? मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी है, तो गेहूं है, गेहूं का किसान ने उत्पादन किया था 400 रुपये में। जब गेहूं से आटा बना तो 800 रुपये का हो गया उसकी कीमत। जब आटे से ब्रेड बना तो उसकी कीमत 1200 रुपये हुई, और जब वह दुकान वाले के पास गया बिकने के लिए तो उसकी कीमत 1400 रुपये। अब आप यहाँ पे देखिए कि एक ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड अंतिम वस्तु हुई, ये जो दुकान वाले ने बेचा अंतिम वस्तु ब्रेड हुई। इससे पहले ये यानी कि ये उत्पादन की सीमा रेखा है, ये उत्पादन की सीमा रेखा है, तो इससे पहले ये सारी चीजें मध्यवर्ती वस्तु होंगी। ठीक बात है ना, आटा गेहूं। तो अगर आप मध्यवर्ती वस्तु को भी जोड़ लेते हैं तो आप जोड़िए, नेशनल इनकम निकाल लीजिए। मान लीजिए अगर आप जोड़ रहे हो तो आपके लिए नेशनल इनकम कितना निकल जाएगा भाई? आपके लिए नेशनल इनकम निकल जाएगा 1200 यानी कि लगभग 2400, और इसमें आप जोड़ेंगे ये वाला 1400। अगर आपने सभी को मान लीजिए प्रोडक्शन के हिसाब से सभी को जोड़ा तो इस हिसाब से ये 3800 हो जाएगा। लेकिन क्या आपने आपकी जीडीपी 3800 है? यानी कि जो जीडीपी को आपने नेशनल इनकम को आपने निकाला क्या 3800 है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस 800 रुपये का जब जोड़ा तो इस 800 रुपये के अंदर ये 400 रुपये भी तो इंक्लूड थे। गेहूं का आटा बनाया तो 800 रुपये का हुआ, तो उसके अंदर वो 400 रुपये भी इंक्लूड है, क्योंकि इस आटा मिल के मालिक ने वो 400 रुपये का गेहूं किसान से खरीदा है। इसी तरह से ब्रेड जब 1200 रुपये का बनाया तो इसके अंदर वो 800 रुपये इंक्लूड है। तो आपने एक ही चीज को कई बार जोड़ दिया। इसी को कहते हैं बच्चों प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। और इससे बचने के लिए ही हम कहते हैं कि आप हमेशा अंतिम वस्तुओं का ही ख्याल रखें। सिर्फ अंतिम वस्तु क्या है? 1400। असल में आपकी जो जीडीपी है, जो उत्पादन आपके यहाँ पे हुआ है, वो उसमें जो मूल्य वृद्धि हुई है वो 1400 रुपये की हुई है। कैसे निकाला है हमने? हम केवल मूल्य वृद्धि को जोड़ दें, जो मूल्य वृद्धि हुई है हर स्टेज पर, या फिर हम अंतिम वस्तुओं को देख लें। तो अंतिम वस्तु को देखा हमने 1400 निकली, मूल्य वृद्धि जोड़ लेते हैं। भाई किसान ने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया था? 400 रुपये का। जब उस 400 रुपये का प्रोडक्शन आटे की मिल ने 800 रुपये का कर दिया तो इसमें उसका मध्यवर्ती उपभोग कितना था? 400 रुपये का उपभोग किया उसने। पहले गेहूं खरीदा तो उसने कितने का प्रोडक्शन कर दिया? 400 रुपये का। कितने उसमें मूल्य वृद्धि की है, कितना उसने वैल्यू एडिशन किया? 400 रुपये। तो यहाँ 400 रुपये जोड़ो। फिर 800 रुपये से 1200 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, कितने की मूल्य वृद्धि हुई है? 400 की। फिर 1200 से 1400 कितने की मूल्य वृद्धि हुई है? 200 की। आप इसे जो मूल्य वृद्धि हर स्टेज पर हमने मूल्य वृद्धि जोड़ा है। 4 8 12 2 14। तो मूल्य वृद्धि इक्वल टू फाइनल आउटपुट होता है। फाइनल तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप फाइनल गुड्स को ही केवल ध्यान में रखें जब आप नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है। अगला आप देखिए, जो दूसरा वर्गीकरण है वो है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे कि लाइट, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जिससे मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये घड़ी, जैसे कि ये पेन, शर्ट, टीवी, मशीन, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, कार, सब उपभोक्ता वस्तुएं, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट संतुष्ट करती है। लेकिन इसमें 4 प्रकार होते हैं। एक होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, जो लगभग 1 साल से
अधिक चलती है, जिनका जीवन 1 साल से अधिक होता है। जैसे कि आपकी कार हो सकती है, आपका टीवी हो सकता है, आपका फ्रिज हो सकता है। ये सब आपकी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। तो होती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब जो एक साल से कम चलती है, 1 साल से कम। जैसे कि ट्यूबलाइट हो सकती है आपके सेमी ड्यूरेबल, आपके कपड़े हो सकते हैं सेमी ड्यूरेबल, आपके स्लीपर्स हो सकती हैं, इवन वो जो 30 रुपये वाली लीड मिलती है ना, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, कभी भी खराब हो जाती हैं। खैर, गैर टिकाऊ या एकल उपभोग, नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड। एकल उपभोग का मतलब जैसे दूध, जो केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है, एक बार प्रयोग में लाई जाती है। जैसे दूध, आपके वेजिटेबल्स, पनीर, एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ होती है सर्विसेज, जैसे डॉक्टर की सर्विस, जैसे इंजीनियर की सर्विस, जैसे वकील की सर्विसेज आपकी, ये गैर भौतिक होती हैं। गैर भौतिक का मतलब है जिन्हें आप देख नहीं सकते। अब सेवाएं आपको कोई प्रदान करता है, आप देख नहीं सकते। डॉक्टर आपको क्या देता है आप देख नहीं सकते, केवल वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको लिख कर दे देता है दवाई, और आप कोई वस्तु नहीं देखते उसके द्वारा ली गई कि उसने आपको क्या दिया। खैर, यह आपकी सेवा होती है, गैर भौतिक होती है ये। तो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उत्पादक या पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत उत्पादक नहीं, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु क्या होती है? सबसे पहली बात, पूंजीगत वस्तुएं वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, वो भी कई वर्षों तक। ध्यान रखने वाली बात है कि जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाए कई वर्षों तक, लगातार कई वर्षों तक, यानी कि लंबे समय तक ये चलती हैं। जैसे मशीनरी, भाई मशीनरी, एक बात बताइए, उत्पादन में तो नट बोल्ट का भी इस्तेमाल होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का भी इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। पेन बनाने वाली कंपनी के लिए इंक एक तरह का रॉ मटेरियल होगा, उत्पादन में उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई वर्षों तक नहीं, केवल एक बार वो रिफिल भर जाती है, फिर वो पेन बन जाता है, दूसरा फिर रिफिल लाना पड़ता है। तो पूंजीगत वस्तुएं जिनका प्रयोग कई लंबे समय तक किया जाता है, यानी कि मशीनरी। इनका मूल्य उच्च होता है, इसीलिए नट बोल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इनका मूल्य उच्च नहीं होता है, हालांकि कई लंबे समय तक किया जाता है इनका प्रयोग, लेकिन मूल्य जो है इनका, जो प्राइस है, वो उच्च नहीं होता है। ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों का मतलब है जिनके अंदर मूल्यह्रास होता हो, यानी कि मशीनरी बड़ी भाई उनकी लाइफ 10 साल होती है, लेकिन 10 साल बाद उन्हें बदलना पड़ता है और हर साल उसमें डेप्रिसिएशन लगता रहता है, मूल्यह्रास होता है उसमें, यानी कि उसकी कीमत में कमी आती रहती है। पूंजीगत वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्ष लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीनरी। इनका मूल्य उच्च होता है, ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। यहां पर आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि जब मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं बार बार, तो यहां ध्यान देने वाली बात आपके लिए यह है कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती। क्या मतलब है इसका? भाई आपके घर में सिलाई मशीन है ना, लेकिन वो पूंजीगत वस्तु नहीं हुई, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल उत्पादन प्रक्रिया में नहीं कर रहे। लेकिन उसी सिलाई मशीन का इस्तेमाल अगर कोई टेलर करता है, कोई फर्म करती है शर्ट बनाने वाली, तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु है ना। तो सारी मशीनें, इसका मतलब ये नहीं कि पूंजीगत वस्तु होगी। पूंजीगत वस्तु तब होंगी जब उसका इस्तेमाल उत्पादन प्रक्रिया में किया जाएगा, ना कि घर में छोटे मोटे सिलाई के लिए। तो सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। दूसरी बात यह भी है कि सभी
पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती है। जितनी भी पूंजीगत वस्तु होगी वो सबके सब उत्पादक वस्तु होगी। पूंजीगत वस्तु का मतलब मशीनरी। अरे भाई मशीनरी का इस्तेमाल उत्पादक करता है, तो उत्पादक वस्तु तो वो हुई ही, बिल्कुल हुई। जितनी भी पूंजीगत वस्तु होगी वो सारी उत्पादक के लिए काम आती है, तो वो उत्पादक वस्तु होगी। लेकिन सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं है। क्या मतलब है इसका? देखिए, बाहर वाले सर्कल को आप मान लीजिए ये उत्पादक वस्तु है, और ये अंदर वाला सर्कल जो है ये है आपका क्या? पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु में क्या आता है? मशीन आएंगी, मशीन आती है। उत्पादक वस्तु में मशीन भी आएंगी, क्योंकि ये मशीन जो है बड़े वाले सर्कल के अंदर है, तो मशीन तो आएंगी इसमें। मैंने पहले बताया कि आपको सारी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं, तो मशीन तो होगी। उत्पादक और किस किस चीज का इस्तेमाल करता है? भाई रॉ मटेरियल का करता है ना कि नहीं करता है? रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो करता है ना, कच्चे माल का प्रयोग। ब्रेड बनाने वाले के लिए आटा, पेन बनाने वाले के लिए इंक, शर्ट बनाने वाले के लिए कॉटन का कपड़ा, सब कच्चा माल है। तो इस बड़े वाले सर्कल के अंदर ये सब चीज भी आएगी, ठीक है। मशीनें तो आती हैं केवल पूंजीगत वस्तु में, तो यानी कि पूंजीगत वस्तुएं से तो अलग है ना कच्चा माल, लेकिन वो है तो उत्पादक की वस्तुएं, उत्पादक इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक वस्तु जरूरी नहीं कि सारी की सारी उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु हो, उसके अंदर कच्चा माल भी आता है, और कच्चा माल जो है वो पूंजीगत वस्तु नहीं है। हाँ, वो उत्पादक वस्तु है, उत्पादक उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सारी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु तो होती है, क्योंकि वो मशीनरी है और मशीनरी का इस्तेमाल उत्पादक करता है। लेकिन सारे उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पादक वस्तु के अंदर तो रॉ मटेरियल भी आता है, और रॉ मटेरियल पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो ये व्याख्या है आपके, और ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए वैल्यू बेस्ड के आधार पर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले कुछ पार्ट्स में हम मुख्य अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए, और यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और अन्य 12वीं क्लास के छात्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।